पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी और हिंदुस्तान जिसकी ओर आशा नहीं बल्कि विश्वास भरे नजरों से देख रहा है, ऐसे हमारे भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वेद प्रताप जी वैदिक, आदरणीय हरिओम पवार जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, पातंजलि योगपीठ और साथ ही साथ भारत स्वाभिमान न्यास, इसकी वर्षगांठ है आज। और इस वर्षगांठ के अवसर पर पूज्य स्वामी जी ने आप सबको अपनी शुभकामनाएं दी हैं, आप सबको अपनी बधाई दी है। लेकिन जहां तक मैं भारतीय स्वाभिमान न्यास के बारे में जानता हूं, पूज्य स्वामी जी ने भारतीय स्वाभिमान न्यास की स्थापना इसलिए की ताकि इस न्यास के माध्यम से भारतीय पुनर्जागरण और भारत के पुनर्निर्माण का शंखनाद किया जा सके, इसलिए भारत स्वाभिमान न्यास की उन्होंने स्थापना की थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब इसका असर देश में दिखने लगा है। देश की जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से व्यग्र है। लोग चाहते हैं कि देश में परिवर्तन हो और साथ ही भारत एक हमारा विकसित भारत बने, हमारा यह एक स्वाभिमानी भारत बने, यह लोगों के दिल की तड़पन है। यदि हम विकास की बात करते हैं तो केवल आर्थिक विकास की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम विकास की बात करते हैं तो आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं। और सचमुच यदि हम भारत को जगत गुरु के पद पर पुनः आसीन करना चाहते हैं तो केवल आर्थिक विकास होने से हमारा भारत कभी भी जगत गुरु के पद पर आसीन नहीं हो सकता है। यदि आसीन हो सकता है तो जब आर्थिक विकास के साथ साथ इसका आध्यात्मिक विकास होगा, तभी भारत जगत गुरु के पद पर आसीन हो सकता है। इसलिए हम ये दोनों चाहते हैं। जहां तक हमारे भारत के वैभव का प्रश्न है, कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? भारत 17वीं शताब्दी के अंत तक इतना समृद्धशाली भारत था कि विदेशी आक्रमणकारी अपने आप भारत की ओर खींचे चले आते थे। 17वीं शताब्दी के अंत तक भारत में यही हालत थी। भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत यह सोने की चिड़िया है, भारत में दूध की नदियां बहती हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से अंग्रेजों ने खोखला किया है, उससे भी हम परिचित हैं। 16 साल, 18 साल, 21 साल के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर इस भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने का काम किया था। तब जाकर भारत आजाद हुआ। उनकी सोच थी, उनका सपना था कि भारत जब आजाद हो जाएगा तो पुनः 17वीं शताब्दी के अंत का जो हमारा समृद्धशाली भारत था, स्वाभिमानी भारत था, वैसे ही समृद्धशाली और स्वाभिमानी भारत का हम निर्माण करेंगे। यह उनका एक सपना था। लेकिन आजादी हासिल होने के 67 वर्षों के बावजूद उनके हम इस सपने को पूरा नहीं कर पाए हैं। हम क्यों नहीं पूरा कर पाए हैं? इस संबंध में मैं समझता हूं अब आजादी हासिल हो चुकी है। कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और किसी एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के मित्रों ने महात्मा गांधी की बात को अनसुनी कर दिया, उनकी बात को नहीं माना। उसी कांग्रेस के भविष्य बनाने के लिए, किसी देश का चित्र बदलने के लिए यह कोई कम समय नहीं होता है। और हालात इस प्रकार के पैदा हुए। प्रधानमंत्री तो बहुत सारे हुए, लेकिन मैं समझता हूं एक परिवार को छोड़कर जो दूसरे प्रधानमंत्री जो इस देश में हुए, उन्हें जो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वह मान्यता कांग्रेस की सरकारों के रहते नहीं प्राप्त हो पाई है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि इस देश के लोकतंत्र को एक परिवार ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। भारत में भी गरीबी बढ़ी है, भारत में भी बेरोजगारी बढ़ी है, भारत में भी आर्थिक विषमता बढ़ी है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी जहां तक जिम्मेदार है, वही लंबे समय तक जिस परिवार ने हुकूमत की है, वह परिवार भी इसके लिए जिम्मेदार है। हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हम भारत के लोकतंत्र को किसी के द्वारा हाईजैक किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। और आज इस देश के जैसे हालात हैं,
उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इतना मैं जरूर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं अध्यक्ष हूं, वह भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चलती है कि भारत का आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों साथ साथ होना चाहिए। इसलिए जिस विचारधारा को स्वीकार करके हमने इस देश में राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, वह हमारी विचारधारा भारत की सांस्कृतिक धारा से जुड़ी हुई है। भारत की सांस्कृतिक धारा से हमने अपने को अलग नहीं किया। इसीलिए मैं आर्थिक विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों की चर्चा आप सबके सामने मैं यहां पर कर रहा हूं। वैसे इस देश में 6 वर्षों तक हम लोगों ने सरकार भी चलाई है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। उन सब सारी चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर आपको बतलाना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी जीडीपी की ग्रोथ रेट इतनी नहीं रही है जितनी कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में इस हिंदुस्तान में जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है। और शायद आपको इस बात की भी जानकारी होगी, हमारा देश फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट के संकट से जूझ रहा है। लेकिन वह एक ऐसा अवसर था जब भारत करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि भारत एक करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन गया था। वह एक ऐसा भी समय था कि 1998 से लेकर 2004 के बीच 6 करोड़ 70 लाख नौजवानों को रोजगार का अवसर मिला था। लेकिन वहीं पर 2004 से लेकर 2010 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार में केवल 27 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। यह केवल एक छोटा सा नमूना मैंने आप सबके सामने रखा है। बहनों भाइयों, हम कैसे विकास करेंगे, हम भारत को कैसा विकसित भारत बनाना चाहते हैं, बहुत लंबा भाषण इसके बारे में तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन इस देश के दूसरे राज्यों में भी हम सरकार चला रहे हैं। एक राज्य हमारा गुजरात, कौन इस सच्चाई को नकारेगा कि सचमुच विकास के संदर्भों में आज इस हिंदुस्तान का मॉडल स्टेट यदि कोई कहा जाता है तो उस राज्य का नाम है गुजरात। हमारे मध्य प्रदेश में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, गोवा में चले जाइए, तुलना कर लीजिए। गवर्नेंस के मामले में, शासन चलाने के मामले में कौन सी राजनीतिक पार्टी सबसे बेहतर है। और मैं ही ये नहीं कह रहा हूं, भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं कि भारत के अंदर अन्य राजनीतिक पार्टियों से बेहतर सरकार चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये सभी अब इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे हैं। भारत कैसा था, भारत हमको कैसा बनाना है, इसका चित्र हम लोगों के सामने पूरी तरह से स्पष्ट है। उसकी भी बहुत विस्तार में जाकर आप सबके सामने कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हम भी चाहते हैं केवल नेतृत्व ही न बदले, बल्कि व्यवस्था में भी परिवर्तन हो। व्यवस्था में परिवर्तन, हम केवल आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते हैं, हम राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते हैं, हम न्यायिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते हैं और हम प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते हैं। हम एक समग्र और समेकित परिवर्तन व्यवस्थाओं में चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी सोच है। भ्रष्टाचार एक अहम सवाल है। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था। जानकारी जब मुझे दी गई, वैसे मुझे पहले से भी इस बात की जानकारी थी कि हमारे आचार्य बालकृष्ण जी वनस्पतियों के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखते हैं और आयुर्वेद की वनस्पतियों के माध्यम से बहुत सारी दवाएं उन्होंने बनाई हैं, बहुत सारे उन्होंने कैप्सूल्स बनाए हैं जिसको खाने के बाद बड़े से बड़ा रोग ठीक हो जाता है। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज जब मैं खड़ा होऊंगा बोलने के लिए तो आचार्य बालकृष्ण जी से मैं कहूंगा कि एक ऐसा हर्बल कैप्सूल तैयार कीजिए ताकि यदि कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है तो आप घोटालेबाज है तो वह करना छोड़ दे, कम से कम एक ऐसा एक हर्बल कैप्सूल तैयार करें। लेकिन भाइयों, इसका सचमुच सही इलाज यदि कोई कर सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, क्योंकि हम लोगों के दिल में एक तड़पन है। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए अथवा सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति यदि करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इस संकल्प के साथ हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। मुद्दे बहुत सारे हैं। काले धन का जहां तक सवाल है, काले धन के सवाल को लेकर मैं समझता हूं सारा देश चिंतित है और काले धन के
विषय के कारण, इस मुद्दे के कारण केवल हमारी देश की अर्थव्यवस्था ही खोखली नहीं हुई है, बल्कि मैं मानता हूं कि भारत के स्वाभिमान पर भी एक गहरी चोट पहुंची है। काले धन की चुनौती को भारतीय जनता पार्टी ने यदि स्वीकार न किया होता तो शायद हमारे आदरणीय आडवाणी जी ने काले धन के सवाल को लेकर सारे देश में एक जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने यात्रा प्रारंभ न की होती। लेकिन हां, पूज्य स्वामी जी, मैं इतनी बात विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं सारी बात यहां पर नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे मोदी जी भी यहां पर बोलने वाले हैं। इस संबंध में विस्तार पूर्वक वह सारी चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन इतना ही आपसे मैं कहना चाहूंगा कि काला धन का जहां तक सवाल है, यह हम लोगों के लिए एक चुनौती है और हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि काला धन पैदा होने ही न पावे और जो काला धन है उसका समाज के लिए और देश के लिए उपयोग हो, उसको कैसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जा सकता है, क्या होगा, इनकी सारी पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी। टैक्स रैशनलाइजेशन, करों का जहां तक प्रश्न है, आपने कहा कि सारे टैक्सेस को समाप्त करके एक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाना चाहिए। सचमुच जब एक बार पहले भी आपसे चर्चा हुई थी तो यह तरीका अथवा यह विकल्प जो ट्रांजैक्शन टैक्स का है बहुत ही अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी भी सचमुच यही चाहती है कि टैक्सेशन का बोझ जनता के ऊपर न रहे। यह तो हम लोगों की भी अपनी सोच है, लेकिन इस संबंध में जो भी विचार करके जहां पर इसमें कमियां होंगी, जहां कुछ भी दुरुस्त करना होगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करके जो भी करना है वो तो करेगी। तीसरी बात मैं आता हूं किसानों के संबंध में, आपने कहा है और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 2003 में जब भारत सरकार में मैं कृषि मंत्री था, बहनों भाइयों, मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया और अधिकारियों को मैंने बुलाकर कहा कि यदि किसी दुकान का बीमा हो सकता है, दुकान जल जाने पर यदि बीमा कंपनी के द्वारा उसकी भरपाई की जा सकती है, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, गाड़ी और मोटर का भी इंश्योरेंस हो सकता है, उसके जल जाने पर, बर्बाद हो जाने पर उसकी बीमा कंपनी के द्वारा भरपाई हो सकती है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे किसान के खेत की भी एक न्यूनतम आमदनी पहले से तय कर दी जाए? तो मुझे याद है कि हमारे सचिव ने उस समय यह कहा था कि सर यह कैसे हो सकता है। तो उस समय मैंने सचिव को कहा था, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि परमात्मा ने जब इस धरती पर समस्याएं पैदा की हैं तो परमात्मा ने समस्या पैदा करने के पहले ही इस धरती पर उसका समाधान भी पैदा किया है। यह आप सबका काम है कि उस समाधान की तलाश कीजिए। और एक नई स्कीम उस समय हमने निकाली थी, लेकिन ज्यों ही यह हमने स्कीम 20 जिलों में लागू की थी, 2 महीने के बाद ही चुनाव हुआ और हमारी सरकार चली गई थी। कांग्रेस के कई मित्रों ने हमारी उस स्कीम की सराहना की है। उस स्कीम का नाम है फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम, कृषि आय बीमा योजना। और बहनों भाइयों, हमारी पार्टी में इसको लेकर कहीं विमति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कृषि आमदनी बीमा योजना लागू करेगी। हम बुआई के पहले ही खेत की न्यूनतम आमदनी तय करेंगे। लोगों ने कहा काम बहुत कठिन है, लेकिन इसको किया है, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी ने कहा कि यदि सारे देश में भी लागू इसे करना हो तो मैं अपने खजाने से पैसा देने के लिए तैयार हूं। यशवंत सिन्हा जी भी थे, सब लोगों ने इस बात को कहा था। और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए भी जो स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन है, C2 प्लस 50% की तरफ, अब इस संबंध में भी हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर जो भी हो सकता है करेंगे। प्रश्न भाषा का है। हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि भाषा व्यक्ति के सोच और चिंतन को भी प्रभावित करती है, व्यक्ति के सोच और चिंतन को भी प्रभावित करती है। हमारी जो भी मातृभाषाएं हैं, जो भी हमारी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, सारी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। एक अपने शासनकाल का उदाहरण मैं बतलाना चाहता हूं, जिसका प्रस्ताव हमने तैयार किया था, लेकिन आगे उसको कैसे करना, क्या करना, किस रूप में करना, इस संबंध में तो हम लोग विचार करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मैंने किया था और उसको आगे लागू करने वाले थे, लेकिन वह नहीं हो पाया, वो पड़ा हुआ है अभी तक। हमने कहा था प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उसके बाद अन्य किसी भी भाषा को भी कोई पढ़ना चाहता है तो उस भाषा को पढ़ सकता है। यह जो है हम लोगों की सोच थी।
तो बहनों भाइयों, इन मुद्दों पर विशेष रूप से मुझे यही कहना था। और इतना जरूर कहना चाहता हूं, भारत लगता है आज ये कि स्वाभिमानी भारत नहीं रह गया। जैसा अरुण जी कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारे देश की सीमा में आता है, हमारे सेना के जवान की हत्या करने के बाद उसका सिर कुचल देता है, एक जवान का सिर धड़ से अलग करने के बाद सिर अपने साथ ले जाता है। चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। हमारे एक भारतीय राजनयिक की गिरफ्तारी होती है, और केवल गिरफ्तारी ही नहीं होती है बल्कि उसके साथ बदसलूकी भी होती है। ऐसे हालात इस देश में इस कांग्रेस की हुकूमत ने पैदा किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे, एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण करेंगे, और ऐसे भारत का निर्माण करेंगे कि इस भारत का कोई भी सपूत दुनिया के किसी भी कोने में जाता हुआ दिखाई दे तो लोग यह कह रहे हैं कि स्वाभिमानी भारत का स्वाभिमानी सपूत है। हम यह आवाज दुनिया के मुंह से सुनना चाहते हैं, और हम सारे लोगों का विश्वास जिस नेतृत्व के ऊपर है, उस नेतृत्व की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और आपके सामने ये प्रत्यक्ष हमारे बैठे हुए हैं हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी, इन पर हम लोगों का पूरा विश्वास है। रेलवे के प्लेटफार्म से चलकर वह गुजरात की सत्ता के प्लेटफार्म तक पहुंचे, और रेलवे के प्लेटफार्म से अब वह चलकर इस हिंदुस्तान के सत्ता के प्लेटफार्म पर वह पहुंचे। इसके लिए हम सभी को पूरी ताकत के साथ काम करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य स्वामी जी, आपने जो यह बहुत ही गहन चिंतन मनन करने के बाद जो यह फैसला किया है वह देश के हित में है। मैं इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।